हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 30 दिनों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है। उसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। साथ में और एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सीएजी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 76 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि एक ऑफिस होगा जिसका नाम होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना। और जैसा कि मैंने अभी बताया, इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। सबसे पहला, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। साथ में वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ऑफ कोर्स, और एटलीस्ट 5 ईयर हाई कोर्ट के जज हों, या फिर 10 years एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, और एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। So he is basically legal advisor to the government of India. Also, he represents the union government in the Supreme Court and in the High Court. जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कई बार स्टेट्स के अगेंस्ट में जब भी कोई केस जाता है, चाहे वो सेंट्रल स्टेट का हो या फिर इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट का हो, तो वहां पे जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज ए यूनियन ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ही रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। ऑल्सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे, ये परफॉर्म करते हैं लीगल ड्यूटीज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के थ्रू। याद रखना, जब भी कहीं पर भी प्रेसिडेंट का नाम लिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिया गया है कि परफॉर्म्स द लीगल ड्यूटी असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, एक्चुअल में वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। बट जस्ट बिकॉज प्रेसिडेंट के थ्रू हर चीज कराई जाती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 53, सो दैट्स वाई परफॉर्म करेंगे अटॉर्नी जनरल हर वो ड्यूटी को, लीगल ड्यूटी को, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें साइन करेंगे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 143 में एक रेफरेंस का दिया गया है कि ही विल बी अपियर्स इन द केसेस रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑल्सो ही गिव्स द एडवाइस ऑन द लीगल मैटर्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, अगेन द सेम चीज। ठीक है। व्हाट आर द पावर्स एंड राइट्स इज गिवन टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो इनकी ऑफिस है, इनको कौन कौन से पावर्स और राइट्स दिए गए हैं। तो अगर इसकी बात मैं करूं, तो ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। राइट ऑफ ऑडियंस मतलब कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑल ओवर द इंडिया, किसी भी कोर्ट में ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस। ठीक है। ऑल्सो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ही कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना, चाहे फिर वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रोसीडिंग में जाकर के हिस्सा ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ही कैन नॉट वोट, यानी कि अगर कभी भी कोई भी सेशन चल रहा हो, वहां पे अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट वोट। वहां पे वो वोटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज वो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस पर्टिकुलर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। ठीक है। साथ में ये इंजॉय करते हैं हर तरीके का प्रिविलेज और इम्यूनिटीज जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिला रहता है ना। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे फिर वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उन्हें बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप सदन में कुछ भी बोलते हैं, तो इसके लिए आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं किया जा सकता, बिकॉज दैट कम्स द फ्रीडम ऑफ दैट हाउस, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। तो वहां पर आप बोल सकते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज मिली हुई हैं, है ना। इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, घर मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, सुविधाएं मिलती हैं। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो सेम पावर एंजॉय करते हैं, सेम प्रिविलेज एंजॉय करते हैं एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो दी जाती हैं। ठीक है। टेन्योर की बात करें तो इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, ये याद रखना, कोई भी फिक्स्ड टेन्योर इनका नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है।
मान लो कल को कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए जहां पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ 5 year और समथिंग लाइक दैट, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कंपल्सरी tenure or fixed term given by the constitution to the attorney general of India. So the office of attorney general of India is not given the permanent fixed term by the constitution. ये याद रहेगा because यहीं पे यूपीएससी क्वेश्चंस फंसाता है। साथ में ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इसका मतलब है फॉर एग्जांपल कल को अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट का रिजीम चेंज होता है, मान लो सपोज अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो चेंज होती है और अपोजिशन आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अटॉर्नी जनरल को ऑफिस खाली ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो ऑपोजिशन आए वो भी सेम पर्सन को अपना अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दे, बट इसका मतलब ये हो जाता है कि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, यानी कि जब तक सरकार चाहेगी तब तक वो अटॉर्नी जनरल रह सकता है, चाहे फिर वो किसी भी, हाँ, वो बात अलग है कि पोजीशन आएगा तो ऑफ कोर्स वो चेंज कर देते हैं। इवन द गवर्नमेंट इटसेल्फ जो अभी है वो भी कई बार चेंज कर चुकी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक गवर्नमेंट का, अगर मैं सिंपल बात कहूं तो गवर्नमेंट जब तक चाहेगी तब तक अटॉर्नी जनरल में जो व्यक्ति होंगे उस टाइम पे वो ऑफिस को संभाल सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो मैंने कल भी बताया था आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट वाले केस में और जो प्रेसिडेंट वाले केस में भी बताया था मैंने। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी होंगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो पार्ट्स होते हैं ना वो भी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली चीज होती है। अगेन नाउ ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, इसी का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया कि ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगेन अगर कल को प्रधानमंत्री जी का मन करेगा कि हमें किसी और चीज को, किसी और व्यक्ति को बनाना है, सो ऑफ कोर्स वो एड एंड एडवाइस कर देंगे थ्रू द होम मिनिस्ट्री और समथिंग लाइक दैट। सो वहां पे जो प्रेसिडेंट है उनको हटा देंगे, सो एनी टाइम वो रिमूव हो सकते हैं। इस ऑफिस की एक लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है, दैट ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका टैग लगा होता है ना वो इन्हें नहीं दिया जाता है। वाई? बिकॉज वो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, यानी कि कल को उनकी पर्सनल कैपेसिटी में कोई केस उनको मिलता है ऑल ओवर द कंट्री, वो उसको भी वहां पे डील कर सकते हैं, उसको भी वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, है ना। तो ये इनकी एक लिमिटेशन में आती है बिकॉज वहां पे ये कहा जा सकता है कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आ सकता है सामने, बट ही कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखना। साथ में ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बता सकते, ठीक है ना, ये याद रहना। अब नेक्स्ट आता है आज का इंपॉर्टेंट ऑफिस, तो अभी हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, अब हमें देखना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इट इज अगेन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस about which the constitution has mentioned in the specific articles about this, like from article number 148 to 151 of the Indian constitution. So basically the comptroller and auditor general of India is the guardian of the public purse, and he or she ensures the accountability to the executive of and to the legislature। ठीक है, कैसे होगा इसे अभी समझेंगे। इससे पहले आप जान लो ही इज पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये जैसे चार पांच चीजें, चार पांच इंस्टीट्यूशंस जो हैं भारत में वो इंडिपेंडेंट मानी गई हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, फॉर एग्जांपल कैग, यानी कि यही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो इस तरीके के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंट माने गए हैं और उनमें ये ऑफिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज ये ऑडिट करने में सहायक होता है हर चीज को, हमारे जो पब्लिक पर्स है, हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट का, हमारे भारत का जो पब्लिक पर्स है उसका ये गार्जियन कहलाता है, क्योंकि ये ऑडिटिंग करने के काम करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट और ओथ की बात करें तो अगेन ये अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स उनको एडमिनिस्ट्रेट भी कराता है ओथ कौन, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, एज पर द थर्ड शेड्यूल, जब आप जानेंगे कि जो 12 शेड्यूल दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें जो थर्ड शेड्यूल है उसमें इसके बारे में दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रेस्क्राइब नहीं किया है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। बट टिपिकली अगर बात कहें जो अब तक का इतिहास रहा है उसमें से सीनियर ऑफिसर फ्रॉम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो कि आपकी यूपीएससी ही इसी एग्जाम के थ्रू कंडक्ट कराती है,
उसी में से ये ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना? हालांकि अभी तक ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स ही रहे हैं, बट कह सकते हैं कि इनमें ही ज्यादातर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लोग इसमें प्रेफर किए जाते हैं। टेन्योर की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना, इनका टेन्योर 5 साल नहीं है, इनका टेन्योर है 6 इयर्स। या तो 6 साल जब वो अपॉइंट होंगे, टिल द 6 इयर्स, 6 साल तक रह सकते हैं, और अनटिल जब वो अपॉइंट हो रहे हैं और मान लो 6 साल से पहले ही उनकी एज 65 हो रही है, तो वहां पे वो उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसेस होती है, जो कि हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक उसी प्रकार इनका भी रिमूवल प्रोसेस किया जाता है। बाय द ग्राउंड की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड प्रूव्ड बाय द मिसबिहेवियर सेम एंड इनकैपेसिटी, अगेन ये याद रखना, ये दोनों जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए भी सेम होता है। आफ्टर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट लाइक लोकसभा एंड द राज्यसभा विथ 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, ये याद रहेगा। श्योर। सो दिस इज द टेन्योर एंड द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने समझा। अब हम बात करते हैं मेन बात, यानी कि कौन सी ड्यूटीज, कौन से पावर्स प्रोवाइड किए गए हैं टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी हमारे सीएजी। सो सबसे पहला, ये ऑडिट करते हैं। क्या ऑडिट करते हैं? अकाउंट्स, किसका? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का, ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस का, ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज का, और सभी प्रकार की बॉडीज अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना? ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑडिट करते हैं और यहीं से डिस्क्रिपेंसीज निकल करके आती हैं, जहां से बहुत 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 ज्यादा, कई बार बहुत बड़े बड़े घोटालों की भी जो हम कह सकते हैं घोटालों का उजागर हुआ है, वो इसी रिपोर्ट से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा 2G स्कैम, कोल स्कैम, है ना? तो ये जो सारे स्कैम्स थे ना, वो सीएजी की रिपोर्ट से ही बाहर आया था। इसलिए ये ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर हमारे पब्लिक पर्स और अकाउंट्स के लिए। इसीलिए इस ऑफिस को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक है। साथ में ये रिपोर्ट देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट ऑन यूनियन एंड स्टेट फाइनेंसेस, और ये ले करेंगे किसके ऊपर? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर ये अपनी रिपोर्ट लेट डाउन करेंगे, ठीक है, थ्रू द गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। एंड ऑडिट करते हैं कंटिजेंसी फंड, ये याद रखना, इमरजेंसी फंड होता है जो प्रेसिडेंट के अंडर में होता है, और साथ में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट जो हमारे भारत का होता है। इसको, ये यही तो मेन है ना, इसको ही कौन ऑडिट करता है? इसको भी ऑडिट करेगा हमारा सीएजी, हमारे जो सीएजी के ऑफिस होंगे, ये इसे ऑडिट करता है। अब जो सीएजी है, ये इंश्योर करता है प्रॉपर्टी एंड लीगैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी हर तरीके का गवर्नमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, उसको भी जो है ये हमारे सीएजी ही देखते हैं। ठीक। अब इंडिपेंडेंस कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर भाई इतना बड़ा ऑफिस है जो हर चीज मैनेज करता है, ऑडिटिंग पार्ट संभालता है, हो सकता है कि उसकी इंडिपेंडेंस को लेकर के कई बार सवाल उठाए जा सकते हैं कि हाँ वो बायस्ड हो सकता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारी चीजें करके दे रखी थी कि बिकॉज ऐसा हो सकता है। सो according to the constitution he is not eligible for further ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। लाइक अगर आप सीएजी बन चुके हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो एक्स सीएजी रह चुके हैं अभी, मुर्मू साहब रह चुके हैं, वो अब किसी भी प्रकार का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी काइंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना? वो इसीलिए बिकॉज अब उनको कोई सुविधा नहीं मिली है, बिकॉज वो सीएजी बन करके रिटायर हो चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंस, क्योंकि कोई उनके पास ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा जिसके लालच में वो किसी प्रकार की बायसनेस दिखा सके। सो दैट्स वाई द इंडिपेंडेंस इज मेंटेन्ड बाय नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस आफ्टर द रिटायरमेंट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड वन, द सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर टू देयर डिसएडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल सीएजी जो भी आज अपॉइंट होते हैं, उनकी ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी 6 ईयर और एज ऑफ 65, जब तक वो ऑफिस में रहेंगे तब तक उनके टेन्योर में ना तो उनका इमोल्यूमेंट्स, ना तो उनके बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस और किसी भी प्रकार की चीजें उनकी कम नहीं की जा सकती। इंक्रीज किया जा सकता है बट कम नहीं कर सकते, ताकि वो दबाव में आकर के काम ना करे। सो दैट मेंटेन्स द इंडिपेंडेंटली, उनका ऑफिस जो इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है, वो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही चीज जो मैंने बताया, सैलरी अलाउंसेस है ना, पेंशन, ये सारी चीजें ना चार्ज होती है, यानी कि इसमें
जो संसद में आपने सुना होगा ना कि वोटिंग के लिए निकाला जाता है, तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। ये सारी चीजें चार्ज होती हैं एज सच, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए होती है, ठीक है ना। तो चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। एंड ये जो दो तीन पॉइंट्स हैं, ये मेंटेन करते हैं हमारे सीएजी की स्वतंत्रता को, यानी कि उनके अंदर, उनके पास किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके काम करें। उस सब चीज के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। रिपोर्ट जैसा मैंने अभी बताया कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है फॉर यूनियन के लिए जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पार्लियामेंट में लेट डाउन करेंगे अपनी रिपोर्ट। और स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के थ्रू वो अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो रिपोर्ट पेश करेंगे फॉर देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर। एक और इम्पोर्टेंट बात याद निकल के आती है कि सीएजी और पीएसी, आपने ये दो टर्म बहुत सुने होंगे, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और सीएजी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता रहा है। बिकॉज पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो स्टडी करती है सीएजी की रिपोर्ट, और उसी से फिर आगे इसकी रिपोर्ट को डिटेल में पार्लियामेंट में और रिस्पेक्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इसे पेश किया जाता है, ताकि ये इंश्योर करता है accountability of that particular executive to the legislation। ठीक है। बात करें, हमने आज देखा सीएजी, हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये दो इंपॉर्टेंट ऑफिस हमने आज कवर करे। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट का अभी मैं थोड़े बेसिक बता देता हूँ, फिर कल से स्टार्ट करते हैं इसे। पार्लियामेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया गया है। इसमें जो आर्टिकल नंबर 79 टू 122 में पार्लियामेंट के बारे में मेंशन किया गया है, और अगर पार्ट की बात करूं तो पार्ट 5 में ये आता है। ठीक है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि पार्लियामेंट इज बेसिकली सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। क्या है? दिस इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है। सो पार्लियामेंट इज बेसिकली सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अगर मैं इसे ये भी कहूं कि इट इज अ सेंट्रल पॉइंट इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, as India, as Indian constitution adopted the parliamentary form of government which is inspired from the Britain, so it is the supreme body। ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो हमारे पार्लियामेंट का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था ना, इलेक्शन जो हुआ था वो अप्रैल 1952 में हुआ। ठीक है, ये याद रखना। और बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न फॉर द पार्लियामेंट रादर देन यूएस पैटर्न ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि मैंने अभी कल भी, सॉरी, मैंने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताया था और उससे पहले भी बता चुका हूं, ये सारी चीजों को देख करके क्या अंतर है और क्यों हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया है, तो इसलिए भी आप ये समझ सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद यहाँ पे देखनी होगी कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो सबसे पहले ये याद रखना, ये कंट्रोल करेगा। क्या कंट्रोल करेगा? कंट्रोल करता है ओवर COM। What is COM? Council of Minister. Why? Because Council of Minister is responsible to the legislature and particularly to the Lok Sabha. Because Lok Sabha के जो member of parliament होते हैं, they directly elected from the people of India. So that's why the function of the legislature में सबसे important part होता है कि ये control करता है over the executive, over the council of minister who basically come from the direct election of the parliament। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, सो दिस प्रोवाइड पार्लियामेंट प्रोवाइड्स दिस प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ COM। आप देखते होंगे कि जब भी डिबेट्स होती है, जब भी सेशन होते हैं, तो अपोजिशन जब देखो तो क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करता रहता है। सो अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो सरकार के ऊपर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए क्रिटिसिज्म का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का जो काम करता है, वो भी हमारी पार्लियामेंट काम करती है। सो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये याद रहेगा।
एक और इम्पोर्टेंट बात ये याद आता है यहाँ पे कि जो पार्लियामेंट है हमारी, ये एक्ट करती है एज टूल और ऑर्गन, बस टूल और ऑर्गन इन वेलिंग अवेलिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। ठीक है, टू द पब्लिक। पब्लिक कैसे, देखो जब भी सेशन चलते हैं, अब तो ब्रॉडकास्ट होते हैं ये सारी चीजें, तो पब्लिक को पार्लियामेंट से बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म हो की जाती हैं, हो जाती हैं। सो इसलिए ये भी पब्लिक अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है। साथ में हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट का काम होता है कि इनैक्ट करेगा लॉज, है ना। सो इट इनैक्ट्स द लॉज, है ना। इसमें अमेंड की जाती हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया जाता है टू कीप इट इवॉल्विंग इन द फॉर्म, लाइक समय समय पर जो नीड होती है उसको चेंज करने के लिए। साथ में ये कंट्रोल करता है फाइनेंसेस को, ऑफ कोर्स, क्योंकि फाइनेंस, है ना, बजट पेश कराना होता है, उसे पास कराना होता है एक्सपेंसेस को टू द बजट, आर्टिकल 112 याद है। सो ये सारी चीजों के थ्रू ये सारी चीज पार्लियामेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है। और आर्टिकल 79 की बात करूं तो आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट इज मेड मेड फ्रॉम थ्री थिंग्स, लाइक लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर के बनी है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कल बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में समझेंगे, और फिर लोकसभा के बारे में समझेंगे। और इस तरीके से हम पार्लियामेंट के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।